नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस रिवीजन थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में। इन वीडियोस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम डेली क्विज के क्वेश्चंस को। मेरा सजेशन है कि अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन टेलीग्राम चैनल। टू मेक इट इजी वी विल डिस्कस ओनली 10 क्वेश्चंस इन ईच वीडियो। टेलीग्राम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, चिकनकारी वर्क जो है एक आर्ट है वो कहाँ का है? तो इसका आंसर है लखनऊ। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने कुछ और भी आर्ट्स पढ़े हैं। तो एक है कलमकारी। कलमकारी बेसिकली पर्शिया से शुरू हुआ था, लेकिन इसको अब आंध्र प्रदेश में भी जो है प्रैक्टिस किया जाता है। एक और है जरी या फिर जारदोसी भी बोलते हैं उसको, जारदोसी। या फिर एक और उसका नाम है कारचोबी। तो ये है ये मुगल्स के टाइम पे शुरू हुआ था और इसको सूरत में भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो जार दोसी का अगर मैं आपको बताऊं तो जार का मतलब होता है गोल्ड और दोसी का मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी। तो इसमें बेसिकली जरी में जो मेटल यूज़ होता है वो होता है गोल्ड, या फिर जरी में मेटल की एम्ब्रॉयडरी को हम यूज़ करते हैं और बेसिकली कौन सा मेटल, गोल्ड को। तो इसका आंसर है लखनऊ। अब पहले पहले भी आपको मैं वीडियो में बताया था कि कुछ चीज़ें जो है हमें ट्रिक्स बना के याद रखनी है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि जो चिकन है वो कहाँ का फेमस है? लखनऊ का। चिकन और लखनऊ। तो वैसे आप याद रख सकते हैं कि ये आर्ट कहाँ का है, लखनऊ का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1938 नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज एस्टेब्लिश अंडर चेयरमैनशिप ऑफ। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन। तो ये जो प्लानिंग कमेटी बनी थी, इनको एस्टेब्लिश किया था इन्होंने, लेकिन इसके कुछ और मेंबर्स भी थे। आजकल जो है क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नेशनल प्लानिंग कमेटी, और कुछ नाम दे दिए होते हैं तो आपने वो चूज़ करना होता है करेक्ट। तो कुछ और पर्सन जो थे उनका, एक पर्सन थे अतुल तिवारी, एक थे मेघनंद शाह, मेघनंद शाह। तो ये चार पर्सन के आपने नाम याद रखने हैं। ये किससे रिलेटेड हैं? ये हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी से रिलेटेड। उसके बाद जी जैसे हम आज़ाद हुए तो हमने बनाई प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जिसने जो है टोटल टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बनाए, और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2017 में ख़त्म हुआ था। 2012 से शुरू हुआ था, 2017 में ख़त्म हो गया था। और प्लानिंग कमीशन जो है 1950 से लेके 2014 तक ये इसका ड्यूरेशन है। उसके बाद इसको अबॉलिश कर दिया था और इसको रिप्लेस किया था हमने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग से। नीति आयोग से जिसके जो चेयरमैन हैं वो होते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और इसके एक सीईओ भी होते हैं जो प्रेजेंटली परमेश्वरम अय्यर जी हैं। तो ये आपने बातें प्लानिंग कमीशन के बारे में और नीति आयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक एक ये जो है एक गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिजर इरा इज काउंटेड फ्रॉम। तो आपने एक हिस्ट्री में एक इवेंट सुना होगा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो मक्का से मदीना गए थे। तो ये सऊदी अरेबिया का मैप है, और ये है मक्का और ये है मदीना। तो ये दोनों प्लेस कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। तो जब उन्होंने मक्का से मदीना का जो सफ़र किया था उसको हम बोलते हैं हिजर। उसको हम बोलते हैं हिजर, और हिजर का इंग्लिश में मीनिंग होता है माइग्रेशन। तो ये जो इवेंट हुआ था, ये जो माइग्रेशन इन्होंने किया था, ये इन्होंने किया था 622 AD, 622 AD। और कुछ सोर्सेज में लिखा है 16 जुलाई 622। तो उस दिन था फ्राइडे, और उस वजह से जो है जो फ्राइडे है वो इस्लाम में उसको जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो एक ये रीज़न है, बाकी और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पे जो मिला वो एक ये रीज़न था। तो ये जो हिजर ईरा है इसको हम इस्लामिक कैलेंडर भी बोलते हैं, इस्लामिक कैलेंडर। तो आपने कैलेंडर के बड़े नाम सुने होंगे, एक जूलियन कैलेंडर, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हर एक रिलीजन के हिसाब से अलग अलग कैलेंडर हैं। साका ईरा हो गया, विक्रम संवत हो गया, ये सारे कैलेंडर्स के टाइप हैं। तो इसके पीछे जो है ये आपको स्टोरी बता दी कि ये क्यों ऐसे क्यों होता है, और ये जो है 622 इसका आंसर है। अब एलिमिनेट करने के लिए, अब देखो ये तो बहुत दूर हो गया, इतना दूर तो हो नहीं सकता हिजर ईरा। अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट करें कि ये हिजर मतलब कुछ इस्लामिक से रिलेटेड हो सकता है। और 1712 AD ये आपने पढ़ा है। तो 1712 AD में क्या हुआ था, एक पर्सन थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने इन्वेड किया था सिंध को, सिंध को। और ये फर्स्ट मुस्लिम थे
इंडिया को इन्वेड करने वाले। इस टाइम जो इंडिया में राजा थे, जो नॉर्थ वेस्ट या फिर जो सिंध में राजा थे, उनका नाम था दाहिर राजा, और ये पहले मुस्लिम थे इंडिया को इन्वेड करने के लिए, और यहाँ से अरेबियन इन्वेजन स्टार्ट हो गया इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू करेक्ट डिहाइड्रेशन ड्यू टू फ्लूइड लॉस फ्रॉम डायरिया। तो ये क्वेश्चन पहले तो क्यों पूछा गया? एक पर्सन थे दिलीप महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस। तो इन पर्सन की रिसेंटली डेथ हो गई है 2022 में। इन्होंने, इनको जाना जाता है, एक इन्होंने थेरेपी इंट्रोड्यूस करी है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, या फिर आपने एक सॉल्यूशन का नाम सुना होगा ORS, जिसको जो है हम पीते हैं डिहाइड्रेशन के बाद, डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए। तो ये थेरेपी या ये सॉल्यूशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था 1971 में, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चला था। उसके बाद जो है बहुत ही माइग्रेशन हुई, रिफ्यूजीज़ हुए, तो एरिया जो है बहुत कंजस्टेड हो गई, तो उसकी वजह से डायरिया हो गया या फिर कॉलरा हो गया, वो बहुत ज़्यादा फैले थे और बहुत ही ज़्यादा डेथ हो रही थी। और इस इंसिडेंट को, इन डेथ्स को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद दिलीप महालनोबिस ने ORS का या ORT का, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है इन्होंने इन्वेंट करी, और उससे देखा गया कि एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही इकोनॉमिकल या फिर इनएक्सपेंसिव टेक्निक के थ्रू जो है कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई। तो इस कारण से इनको जो है इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया, तो इसकी वजह से इनको 29 जुलाई को 29 जुलाई 2002 को एक अवार्ड मिला, और इस अवार्ड के कारण हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं ORS डे। तो आपने क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में टेलीग्राम के ऊपर देखा होगा कि ORS डे आपसे पूछा गया था। तो ORS डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 29 जुलाई को। क्यों? क्योंकि इनको उस दिन अवार्ड दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पोटाशियम एंड सोडियम। सोडियम एंड पोटाशियम ये हम जो है यूज़ करते हैं डायरिया को ट्रीट करने के लिए। और ORS में भी, अगर ORS सॉल्यूशन में भी देखें तो मेनली सोडियम पोटाशियम ही जो है इंट्रोड्यूस्ड होते हैं या फिर उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये इन पर्सन का आपको पता होना चाहिए, और बाकी थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूबन क्राइसिस हैपेंड इन विच ईयर। तो ये आपने सभी ने सुना होगा 1962। क्यूबन क्राइसिस मतलब जो क्यूबा के पास हुए थे। तो बेसिकली शॉर्ट में आपको बताऊँ, USA और USSR के बीच में जब कोल्ड वॉर चला था, उस टाइम पे USA ने क्या किया, USA ने रशिया के नज़दीक या USSR के नज़दीक टर्की में और इटली में जो है मिसाइल्स रख दी, और और USSR ने क्यूबा में मिसाइल्स रख दी। तो इसी सारे ये जो सारा इवेंट हुआ, ये जो सारा इसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हुए, उसको हम बोलते हैं क्यूबन क्राइसिस। और ये जो बोला जाता है कि इस क्राइसिस, अगर ये क्राइसिस ख़त्म ना हुआ था तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, न्यूक्लियर वेपन्स जो है यूज़ हो सकते थे। तो आपने याद रखना है 1962 अक्टूबर मंथ 1962 में ये क्यूबन क्राइसिस हुए थे। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल कूलिंग। तो इससे पहले हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग और उसके अपोजिट ग्लोबल कूलिंग। वार्मिंग मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना, कूलिंग मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होना। तो ग्लोबल वार्मिंग किस किस वजह से होती है? एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, हेलोकार्बन्स की वजह से, और क्या क्या होता है, सूट की वजह से, या फिर उसको हम ब्लैक कार्बन भी बोलते हैं, ब्लैक कार्बन। और फिर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद एक और चीज़ है ओजोन। आपने सुना होगा नाम ओजोन का। तो ओजोन एक लेयर हमने पढ़ा है, ओजोन एक लेयर है जो कि हमें यूवी रेज से बचाती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फियर में। लेकिन एक और ओजोन होती है, वो ओजोन जो ट्रोपोस्फियर में बनती है, उसको हम नाम देते हैं ट्रोपोस्फेरिक। ट्रोपोस्फियर में बनने वाली ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है वार्मिंग के लिए। लेकिन इसके अपोजिट एक और जो हमने ओजोन पढ़ी है वो है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, वो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो हमने देखा है कि जो ओजोन लेयर होती है वो हमें यूवी रेज लाइन से प्रोटेक्ट करती है। तो जब वो कुछ रेज को रोक देती है तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा, मतलब कि कूलिंग होगी।
तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन क्या करती है, ग्लोबल कूलिंग का काम करती है या फिर कूलिंग का काम करती है। उसके बाद जी एक आपने पढ़ा हो अगर सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स बेसिकली क्या है, एक डार्कर जैसे पोर्शन होते हैं सन के ऊपर जो कि हर एक 11 साल बाद होते हैं। तो जो डार्क पोर्शन आप ऐसे मान लो कि वहाँ पर जो है लाइट नहीं होगी। अगर मैं आपको इस एग्जांपल में बताऊं कि वहाँ पर लाइट नहीं होगी, जब लाइट नहीं होगी तो जो है उससे टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा। तो ये हर एक 11 साल बाद ये साइकिल आती है। उसके बाद ये थर्ड है एरोसोल्स। एरोसोल्स, तो एरोसोल्स आपने बस ऐसे याद रख लेना है कि एरोसोल्स जो हैं वो लगभग सभी एरोसोल, मैक्सिमम एरोसोल ग्लोबल कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एरोसोल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, डस्ट हो गई, या फिर सल्फेट एरोसोल हो गए, नाइट्रस एरोसोल हो गए। ये सारे एग्जाम्पल हैं एरोसोल्स के। लेकिन एक ऐसा एरोसोल है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन सा एरोसोल है, वो है सूट या फिर ब्लैक कार्बन। ये भी एक एरोसोल का टाइप है, लेकिन ये क्या करता है, वार्मिंग करता है। बाकी जितने भी एरोसोल्स हैं वो ग्लोबल कूलिंग करते हैं। तो ये इतना सा आपने डिफरेंस याद रखना है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अब वार्मिंग का देखो, अगर आपको पता है वार्मिंग सभी को पता होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑप्शन जो है एलिमिनेट होगी। उसके बाद हेलो कार्बन्स, ये भी वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जी मेरे पास बच की दो ऑप्शंस, तो आपको जो है ये मार्क करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो इसका आंसर है सल्फेट एरोसोल। सल्फेट एरोसोल क्या करते हैं, ग्लोबल कूलिंग। सिर्फ एक ही एरोसोल है जो वार्मिंग करते हैं, वो है ब्लैक सूट या ब्लैक कार्बन या फिर सूट। ठीक है जी। और ट्रोपोस्फेरिक भी जो है हमने देखा, ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होती है वो जो है वार्मिंग करती है। तो सल्फेट एरोसोल इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला चक्र सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद सिख, जैन्स, बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रियन। तो कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, ये है बुद्धिस्ट से रिलेटेड। काला चक्र सेरेमनी बुद्धिस्ट से रिलेटेड। एक आपने सुना होगा संथारा का नाम, संथारा, जिसमें जो है फूड को जो है प्रोग्रेसिवली अवॉइड करते हैं और एक उसके बाद जो है डेथ हो जाती है पर्सन की। संथारा, या फिर एक इसका और नाम होता है सल्लेखना। सल्लेखना, तो ये किस रिलीजन से रिलेटेड है, ये है जैनिज्म से रिलेटेड, जैनिज्म। और एक आपने एक फेस्टिवल है वो आपने याद रखना है, वो जूस का है, ज्यूस का है। उस फेस्टिवल का नाम है योम किपुर। योम किपुर, अराउंड 10 दिन चलता है योम किपुर। तो ये भी आपने याद रखना है। किस क्वेश्चन है जी, हु वॉज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। तो अब देखो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली पता है तब तो आंसर है साइरस, लेकिन अगर हम एलिमिनेशन के थ्रू देखें तो मोहम्मद बिन कासिम, हमने थोड़ी देर पहले देखा कब आए थे, 1712 AD। तो अभी इतने लेट तो हो नहीं सकता फर्स्ट इन्वेड इंडिया में। उसके बाद ही मोहम्मद गौरी हमने देखा है, मोहम्मद गजनी के बाद जब उन्होंने 17 टाइम अटैक किया इंडिया के ऊपर और उनकी डेथ होगी, उसके बाद अराउंड 1191 में इनकी और जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके बीच बैटल होती है, बैटल ऑफ तराइन। तो ये उस टाइम के हैं। उसके बाद ये अलेक्जेंडर आपने पढ़ा होगा 326 BC में इनके और पंजाब के जो गवर्नर थे पोरस, उनके बीच में बैटल हुई थी बैटल ऑफ हेडस्पस। हडस्पस जो कि एक झेलम नदी का नाम है या उसका वितास्ता नाम भी है। तो उनके बीच जो है बैटल हुई थी और 323 BC में इनकी डेथ हो गई थी। तो सी और डी में आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपने पढ़ा होना चाहिए कि कौन पर्सन है पहले, वो है साइरस। और ये किस टाइम पीरियड पे आए थे, 550 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, what happens to a person who receive the wrong type of blood group। फॉर एग्जांपल आपका ए पॉजिटिव है और आपको डॉक्टर ने जो है या किसी और पर्सन ने जो है, नर्स ने जो है आपको ओ पॉजिटिव चढ़ा दिया, तो आपको क्या होगा। क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा है। तो जो आपके RBCs होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, एक मतलब जो RBCs हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और उस वजह से क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट था, RBCs एक्यूमिलेट तो नहीं किया गया है। तो ये तो ठीक है कि 1778 AD में जो है साका इरा को, साका इरा जो कैलेंडर है उसको शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था, कनिष्का। ये भी बिल्कुल सही है कि कनिष्का ने इसको शुरू किया था, लेकिन वो एक कुषाण किंग थे, कुषाण डायनेस्टी के किंग थे, ना कि शाका के। वो किस डायनेस्टी के थे, कुषाण डायनेस्टी के।
जो कि अराउंड 100 से लेके 300 AD तक उन्होंने रूल किया था। उसके बाद जो है गुप्ता पीरियड शुरू हो गया था। और ये जो कुषाण डायनेस्टी थी, ये अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, ये इनका एरिया था। इस एरिया में ये रूल करते थे। लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो कुषाण डायनेस्टी थी, इनके अंडर JNK नहीं आता था। जो प्रेजेंट का JNK है, जम्मू एंड कश्मीर है, वो इनके रूल में नहीं आता था। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर इज़ 13 डेज बिहाइंड द जूलियन कैलेंडर। तो अगर आपने NCERT पढ़ी होगी 11th की वर्ल्ड जियोग्राफी की, तो वहाँ पर अराउंड 1910s में एक इवेंट आता है कि जो रशिया में जो वीमेन थी, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था फैक्ट्रीज़ में कि हमें भी हमारे जो मेल काउंटर पार्ट हैं उनके बराबर की हमें सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो वहाँ पर जो है एक जिक्र आता है कि उन्होंने जो है मूवमेंट शुरू की और उसके बाद जो है उनको जो है कुछ ना कुछ कंपनी वाले फैक्ट्री वालों ने कंपनसेट किया। तो वहाँ पर भी लिखा होता है कि जो उनकी वजह से जो है ओ भोसड़ी वालों। सेकंड स्टेटमेंट है जी, ग्रिगोरियन कैलेंडर इज़ 13 डेज बिहाइंड द जूलियन कैलेंडर। तो ये आपको ऐसे भी फैक्ट पता होना चाहिए कि ये जो है स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है, क्योंकि जो जूलियन कैलेंडर है वो पीछे है और ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है आगे है। लेकिन आपने इस स्टेटमेंट को आप NCERT पढ़ के भी एक करेक्ट कर सकते थे। कैसे? 11th की NCERT में वर्ल्ड हिस्ट्री में एक जब रशियन रेवोल्यूशन वहाँ पर चैप्टर है, उसके बीच में एक इवेंट आता है कि जो रशिया की वीमेन थी वो प्रोटेस्ट करती हैं फैक्ट्री में कि हमें भी जो है इक्वल पे मिलनी चाहिए जितने हमारे मेल काउंटर पार्ट को मिलती है। तो वहाँ पर लिखा गया है कि रशिया में 23 फरवरी को जो है वीमेन डे बनाया गया। लेकिन उस टाइम पे जो रशिया था, USSR था, वो जूलियन कैलेंडर जो है फॉलो करता था। और उस कारण से उन्होंने 23 फरवरी को वीमेंस डे बनाया। लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर की वजह से वीमेन डे होता है 8 मार्च को। तो अगर आप इन दो डेज़ को कैलकुलेट करें तो इनके बीच में 13 डेज़ का डिफरेंस आएगा। तो यही स्टेटमेंट में लिखा है कि जूलियन कैलेंडर इज़ 13 डेज बिहाइंड ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और फर्स्ट भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।